नमस्कार, डीजे न्यूज के विशेष कार्यक्रम कोरोना का योद्धा में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं इंदौर पश्चिम के पुलिस कप्तान यानी एसपी आईपीएस ऑफिसर श्री महेश चंद्र जैन। जैन साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। महेश जैन साहब इंदौर में लंबे समय से रहे हैं। वे यहाँ पर एडिशनल एसपी रह चुके हैं, एसपी रेलवे रहे हैं और इसके अलावा उन्हें झाबुआ जिले की कप्तानी करने का भी अनुभव प्राप्त है। एक बहुत ही सुलझे हुए अधिकारी हैं जो डाउन टू अर्थ तो हैं ही, लेकिन कानून के प्रति एक बहुत ही सख्त रवैया रखते हैं और अपने काम को लेकर उनमें एक जुनून है, एक ईमानदारी है। इस वक्त जैन साहब पश्चिमी क्षेत्र के पुलिस कप्तान हैं, एसपी हैं, जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड इलाका है कोरोना का। और अगर मैं ये कहूँ कि इंदौर का जो रेड जोन है उसमें से एक बड़ा हिस्सा जैन साहब के इलाके में आता है, उनके थाना क्षेत्र में आता है और सबसे ज़्यादा कंटोनमेंट एरिया भी जो है वो पश्चिम इंदौर में है, जिसके एसपी महेश चंद्र जैन है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो अनलॉक शुरू हुआ इसके बाद अपराधों में थोड़ी सी वृद्धि होना शुरू हो गई। 2-3 मर्डर भी हुए और हालांकि ये बात सही है कि वो मर्डर जो हुए आपके क्षेत्र में वो अरेस्ट भी हो गए, गिरफ्तारी भी हो गई, उनका खुलासा भी हो गया, कुछ चेन स्नैचिंग की घटना हुई। इसको किस तरह से आप देखते हैं कि क्या अपराधी तत्व जब तक अंदर था तब तक था, या कुछ बेरोजगारी, कुछ गरीबी, या कुछ इस तरह से आप देखते हैं इस पूरे क्राइम? सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो अभी अपराध हुए हैं, चाहे वो 2 चैन स्नैचिंग के हों या मर्डर हों, इसको बेरोजगारी और गरीबी से देखना उचित नहीं है। जो घटनाक्रम हुए वो पूर्व अपराधियों के द्वारा किए गए और पुलिस के द्वारा उन्हें समय से पहले उस पर प्रतिबंधक कार्रवाई की, पुलिस ने प्रोएक्टिव पुलिसिंग की और उसकी वजह से जो पुलिस की उम्मीद थी, जिस प्रकार की तैयारी पुलिस ने की, जो सोचा था, और वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि हम उस पर बहुत हद तक अपराधों का जो सोचा था कि जो आएगा ग्राफ सामने, उस पर बहुत कुछ हद तक हम लोग नियंत्रित करने में सफल रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अंदेशा जताया था कि जब अनलॉक होगा तो अपराध बढ़ेंगे। निसंदेह ऐसी तैयारी हुई थी, मीटिंग भी हुई थी, सभी सीएसपी, एडिशनल एसपी, थाना प्रभारी साहिबान के साथ में इस पर विस्तृत चर्चा हुई थी। आईजीपी सर, डीआईजी सर ने भी इस पर सभी को निर्देशित भी किया था। तो उस तैयारी को देखते हुए, संभावना, उस आशंका को देखते हुए पुलिस ने हर थाना क्षेत्र के जो आदतन अपराधी हैं, संपत्ति संबंधी अपराधी हैं, ना केवल उनकी खोज खबर लेना शुरू की, उनको थाने पर लाकर अच्छे से समझाइश दी गई और उनको ये बताया अच्छे से मतलब अच्छे से ही समझाइश दी गई, जो पुलिसिया का अंदाज अच्छे से। अब मैं अच्छे से बोला है और अच्छे से को अच्छे से 2 बार बोला है, तो आप भी अच्छे से समझ सकते हैं कि पुलिस ने किस तरह की समझाइश उनको दी होगी। और उनको बहुत स्पष्ट किया गया कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति पुलिस की निगरानी में है। अगर आप कहीं कोई घटनाक्रम करेंगे तो पुलिस न केवल सतर्क है बल्कि आपकी गतिविधियों को वाच भी कर रही है। और यही कारण है कि संपत्ति संबंधी अपराधों की जो आशंका थी, हम सब इंदौर पुलिस के सभी अधिकारी और जवान मिलकर उस पर बहुत हद तक नियंत्रित करने में सफल हुए हैं। एक चेन स्नैचिंग अभी पिछले दिनों चंदन नगर में हुई, परंतु उस चेन स्नैचिंग को करने वाले अपराधी चंदन नगर या उस एरिया के ना होकर परदेशीपुरा के निकले। इससे भी ये स्पष्ट होता है कि जैसा कि हमने बताया कि हम अपराधियों पर निगाह रखे हुए हैं, तो उससे बचने के लिए करीब 10 किलोमीटर दूर जाकर बदमाशों ने वारदात की। तो लगातार जो थाना क्षेत्र के अपराधी हैं, लगातार उस पर हम लोग निगाह रखे हुए हैं और दूसरे थाना क्षेत्र, इवन ईस्ट के जो अपराधी हैं, उनके भी फोटोग्राफ्स आदि सारे थानों में सर्कुलेट किए गए हैं, वेस्ट के ईस्ट में सर्कुलेट किए गए हैं, ताकि चंदन नगर में जो परदेशीपुरा के अपराधियों ने चैन स्नैचिंग की, इस प्रकार का घटनाक्रम दोबारा अगर सामने आए, इस प्रकार के अपराधियों का मूवमेंट अगर एक तरफ से दूसरी तरफ को अगर जाता है, तो हम उनको भी समय रहते पकड़ सकें।
कोरोना की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी पुलिस को बड़ा कोरोना योद्धा बताया है। और इंदौर का पश्चिमी क्षेत्र तो बहुत ही ज़्यादा कोरोना से प्रभावित है। यहाँ पर आपके बहुत सारे जवान, पुलिस जवान जो है वो कोरोना से पीड़ित हुए हैं। एक टीआई साहब को तो कोरोना के कारण हम खोना भी पड़ा है, हमें देवेंद्र सिंह को, जून इंदौर के जो टीआई हुआ करते थे। तो पुलिस में शुरुआत में, कोरोना की शुरुआत में बहुत डर था एक बात कोरोना को लेकर कि हम कैसे इससे अपने आप को बचा पाएंगे, और आज भी वो डर है कहीं ना कहीं। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि पुलिस में कोरोना को लेकर डर था। एक्चुअल में कई ऐसे जो समस्याएं सामने आई, जो चुनौतियां हमें सामने आई, पुलिस अधिकारी हो या जवान हो, सभी अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं और अपनी क्षमता से अधिक उन्होंने समाज को, इंदौर को दिया भी है। इसलिए तो कोरोना वॉरियर्स कहा जा रहा है पुलिस को। और निसंदेह जब हमारे एक साथी की समय से पहले शहादत हुई तो एक बिंदु सामने आया कि कहीं हमको ऐसा ना हो। परंतु मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व है कि इस सब के बावजूद न केवल हमारे एक साथी ने अपना जीवन बलिदान किया, वो सीधे सीधे कोरोना से प्रभावित हुए और कोरोना के ही कारण उनके मृत्यु हुई, परंतु उसके अतिरिक्त भी 5 हमारे और अधिकारी इस दौरान शहीद हुए, इस दौरान उनकी मृत्यु हुई। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है, कोई माने या ना माने, कहीं ना कहीं कोरोना के ड्यूटी का जो दबाव है, उस दबाव और तनाव के कारण उनकी समय से पहले मृत्यु हुई। साथ 5 लोगों की। यस, उन्हें कोरोना नहीं हुआ था, लेकिन वो कोरोना का दबाव था। कोरोना का दबाव और तनाव, कोरोना का और दबाव और तनाव के कारण उनकी समय से पहले मृत्यु हुई। परंतु ये कहते हुए मैं गर्व महसूस करता हूँ, इस सबके बावजूद ऐसा एक भी उदाहरण सामने नहीं आया जब हमारे किसी अधिकारी या जवान ने ये कहा हो कि मैं ड्यूटी नहीं करूँगा, या हमको ऐसा कोई सामना करना पड़ा हो कि हमारे जवान ड्यूटी से पीछे हटे हों। इन सब के बावजूद भी पुलिस के हर अधिकारी और जवान ने पूरी दृढ़ता के साथ में, कर्तव्य निष्ठा के साथ में अपने ड्यूटी पर डटे रहे। यही जज्बा है जिसको समाज सैल्यूट करता है, जिसको प्रधानमंत्री जी जिसकी तारीफ कर रहे हैं कि खाकी शहादत मांगती है और पुलिस साल दर साल ये शहादत देती रहती है। क्योंकि जब हम खाकी पहन लेते हैं तो चाहे पुलिस हो या आर्मी, पहले दिन से स्पष्ट होता है कि कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है। तो बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि इंदौर पुलिस के हर अधिकारी और जवान ने बड़ी दमदारी के साथ में ड्यूटी की है और कर रहे हैं। अकेले जून इंदौर थाने की अगर बात की जाए तो वो बहुत ही प्रभावित इलाका है। वहाँ के 17-18 कर्मचारी जो है वो कोरोना से प्रभावित हुए। जून इंदौर, रावजी बाजार थाना, और जून इंदौर का तो टीआई साहब नहीं रहे, रावजी बाजार थाना के 17-18 कर्मचारी प्रभावित हुए। और चंदन नगर बहुत इफेक्टेड रहा, वहाँ बहुत सारे पुलिस वाले रहे, उनके ऊपर पथराव भी हुआ, उनके साथ गाली गलौज भी हुई। तो ये 2 घटना चंदन नगर में हुई, जो पुलिस वालों के साथ या होमगार्ड्स के साथ मारपीट भी हुई। तो इन सबको कैसे हैंडल किया पुलिस ने और पुलिस के अधिकारियों ने, पुलिस जवानों ने? मेरा ये मानना है, निसंदेह ये 2 घटनाक्रम जो कि चंदन नगर में हुए या टाटपट्टी वाखल में एक घटनाक्रम हुआ, बहुत ही दुर्भाग्यजनक था। परंतु इसको हम सामान्य नहीं मान सकते। ये दोनों ही तीनों घटनाक्रम अपवाद हैं। ये तीनों ही घटनाक्रम अपवाद हैं। समाज के प्रत्येक वर्ग ने पुलिस का सम्मान किया, पुलिस के काम को सराहा है। और मुझे ये कहते हुए मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से कहूँगा कि अगर समाज के सभी वर्गों का सहयोग नहीं मिलता तो शायद आज हम इस स्थिति में इंदौर को नहीं पाते। और जो 2-3 घटनाक्रम हुए, लोगों को खुद में अपने आप में शर्मिंदगी हुई। और आज स्थिति ये है कि पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी जिस गली मोहल्ले से मार्च करते निकलते हैं, लोग स्वयं ही छतों पे आकर, अपनी बालकनियों में आकर जगह जगह तालियां बजाकर पुलिस का स्वागत कर रहे हैं। और ये इस बात का प्रमाण है कि वो घटनाएं
अपवाद थी। किसी भी समाज में, किसी भी वर्ग में ऐसा सामान्य नहीं था और हर समाज, हर वर्ग, इंदौर का प्रत्येक व्यक्ति आज इंदौर पुलिस का सम्मान कर रहा है। सर, जब ये मालूम पड़ता कि एक थाना क्षेत्र के 17 जवान या 17 कर्मचारी पॉजिटिव है, निश्चित रूप से एक निराशा भाव आती है, एक डिप्रेशन आता है। उस समय एक अधिकारी के रूप में आप किस तरह से उनका मोटिवेट करते थे, उनका हौसला बढ़ाते थे? मैं अपने ऑफिस के जो स्टाफ है उसको भी बहुत कृतज्ञता, मैं पुलिस अधीक्षक होने के बावजूद उस अपने आरक्षकों के प्रति दिल से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि जब रावजी बाजार में एकदम बहुत बड़ी संख्या में हमारे अधिकारी और जवान कोरोना संक्रमित हुए, तब निसंदेह एक समय था जब लोगों को लगता था कि रावजी बाजार में काम करना, ड्यूटी करना बड़ा खतरनाक है। तब मैंने अपने ऑफिस के 6 जवानों को, जो पुलिस अधीक्षक पश्चिम कार्यालय में पदस्थ थे, उन 6 जवानों को रावजी बाजार में भेजा और वो सभी जवान सहर्ष वहाँ पर रावजी बाजार पहुँचे और उन्होंने रावजी बाजार में पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी की। पुलिस लाइन से भी वहाँ पर हमने कुछ अधिकारी भेजे। तो जब मेरे ऑफिस के जवान जो सामान्यतः ऑफिस की ड्यूटी करते थे, वो वहाँ पहुँचे तो वो उतनी ही जिम्मेदारी से, उतनी और ज़्यादा उत्सुकता से उन्होंने वहाँ ड्यूटी की। जब बाहर का आदमी आके आपके थाना क्षेत्र में ड्यूटी कर रहा है बिना डरे, बिना किसी संकोच के, तो निसंदेह जो उस थाने के लोग हैं, तो ये उनको मोटिवेशन स्कूप था, ये मोटिवेशन एक आपका एक वो था, ड्राइव था निसंदेह। क्योंकि जब मेरे ऑफिस के लोग जा सकते हैं, जो कि सामान्यतः ऑफिस के एक आरामदायक वातावरण में काम करने के आदी हैं, जब वो मेरे ऑफिस के लोग वहाँ जा सकते हैं तो थाने वालों को भी संबल मिला। और जो कोरोना संक्रमित हमारे साथी अधिकारी और जवान थे, चाहे आईजीपी सर हों, चाहे डीआईजी साहब हों, या मेरे स्तर से एडिशनल एसपी और सीएसपी, मैं विशेषकर सीएसपी जूनी श्री देशस अग्रवाल का भी जिक्र करना चाहूँगा। हमारे जो भी साथी रावजी बाजार से जूनी से संक्रमित हुए, हम जो बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा, आरामदायक वातावरण अपने अधिकारियों को उपलब्ध करा सकते थे, वो हमने अपने साथी अधिकारियों को उपलब्ध कराया। एक टीआई के लिए इंजेक्शन भी आपने, वो एक एक्चुअल में एक तात्कालिक आवश्यकता थी। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं, हालांकि विभागीय स्तर से उस सबकी व्यवस्था हो सकती थी, होती है और हुई, परंतु वो ऐसी स्थिति थी कि उसमें लाइन में जाए, फिर वहाँ से पैसे निकाले, इस सब के लिए समय नहीं था। तो तत्कालिक स्थिति में जो किया जा सकता था वो मैंने किया। मैं नहीं होता तो दूसरे होते, तो निस्संदेह वो लोग भी ऐसा ही करते वो, और सभी को ऐसा करना चाहिए और करते हैं। जैसा ये मैं जानना चाहूँगा कि जब चंदन नगर में जिस तरह की 2 घटनाएं हुई, टाटपट्टी वाखल में घटनाएं हुई, रानीपुरा में भी इस तरह की एक घटना हुई थी, तो जाहिर है कि पुलिस में एक आक्रोश आता है कि हम तो साहब इनके लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, बचाना चाहते हैं, और ये जो है हमारे ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, हमको मार रहे हैं। तो उस आक्रोश को आप कैसे कंट्रोल करते हैं? मानव स्वभाव है आक्रोशित होना। मैं 2 चीजें कहूँगा कि जैसा कि मैंने कहा कि इन घटनाओं को हम सामान्य नहीं ले सकते, पूरे समाज या पूरे वर्ग की प्रतिनिधि के रूप में नहीं ले सकते। सामान्य नहीं, इसलिए तो आक्रोश आता है। नहीं, ये घटना अपवाद है। जब ये सामान्य हो जाएंगे तो आक्रोश आएगा, आक्रोश भी आएगा, उसकी प्रतिक्रिया भी आएगी। हमने अपने साथियों को यही समझाया कि ये 4 लोग हैं, 40 लोग हैं या 400 लोग हैं, परंतु 4 लाख लोग पुलिस के साथ हैं। तो इन 4 लोग, 40 लोग या 400 लोगों की अगर कोई ऐसा कृत्य है जो हम सोचते हैं कि अनुचित है, निसंदेह अनुचित था, तो उसकी प्रतिक्रिया हम 4 लाख लोगों के सामने जाहिर नहीं कर सकते। फिर से कह रहा हूं, वो अपवाद थी और उनको अपवाद के रूप में ही लेना चाहिए। अब एक लंबे समय से आपका स्टाफ कोरोना कंटोनमेंट एरिया में लगा हुआ है, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी थक गया। आपने खुद ने माना कि 5 लोग तनाव और दबाव में चले गए। निसंदेह। तो क्या अब ये आवश्यकता नहीं है कि वरिष्ठ अधिकारी उस स्टाफ को चेंज करें और जो लोग अभी लाइन में हैं या दूसरे थानों में जो सुरक्षित ग्रीन जोन के थाने, वहां से उनको वहां ले जाया जाए और इनको थोड़ा आराम दिया जाए? अभी अगर
इंदौर के बारे में ये कहें कि कोई थाना ग्रीन जोन है, तो ये कहना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। सभी जगह पर एक जैसी स्थितियां हैं, कहीं संक्रमण ज़्यादा हैं, कहीं कम हैं। बहुत सारे हमारे अधिकारी जवान जो कम संक्रमित इलाके में ड्यूटी करते हैं लेकिन रहते संक्रमित इलाके में हैं, तो इससे कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। जो हमारे पास पुलिस लाइन का बल है वो भी जगह जगह विभिन्न थानों में ड्यूटी कर रहा है। कोशिश ये है कि उनको जो बेहतर सुविधा हम थाने पे दे सकते हैं या थाने से बाहर और घर से बाहर जो उनके रहने की व्यवस्थाएं की गई हैं वहाँ पर दे सकते हैं, वो दें और वो दी जा रही हैं। साथ ही पाक्षिक 1 दिन की छुट्टी 15 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार, क्योंकि सप्ताह में एक बार देने से ड्यूटियां पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। 7% का बल अगर हम देते हैं 7 दिन में एक बार, तो 7% का बल छुट्टी पे हो जाता है। 15% का बल छुट्टी पे हो जाता है। तो हमने उसको पाक्षिक करी, पाक्षिक देने पर भी 7% बल हमारा छुट्टी पे होता है। उसके बावजूद भी पूरी शिद्दत के साथ में प्रत्येक जवान को, आरक्षक से लेकर एडिशनल एसपी तक को पाक्षिक अवकाश दिया जा रहा है। यदि किसी कारणवश वो उस आज से किसी का पाक्षिक और वो नहीं ले पाया, तो कल परसों उसको पाक्षिक अवकाश दिया जा रहा है और उस पाक्षिक अवकाश के दौरान उसको किंचित मात्र भी डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा, वो पूरी तरह से रेस्ट कर रहा है। छुट्टी पर है, नहीं छुट्टी पर है। साथ ही जब वो ड्यूटी पर भी है तो ड्यूटी के दौरान भी ड्यूटी करते करते उसको कितनी सुविधाजनक तरीके से वो अपनी ड्यूटी कर सकता है, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है, ताकि वो ड्यूटी भी करे और ड्यूटी के साथ में आराम भी करे, ताकि उसकी फटीग ज़्यादा ना हो और वो ज़्यादा तनाव ना हो। दल भी आया था तब भी ये बात सामने आई थी और आपदा प्रबंधन की बैठक में भी ये बात सामने आई कि जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन सड़कों पर तो बहुत सख्त दिखाई देता है, लेकिन जो बस्तियों के अंदर की गलियां हैं उसमें लॉकडाउन ठीक से नहीं हुआ, सख्ती से नहीं हुआ। उसकी वजह से शुरुआती दौर में इंदौर में कोरोना काफी नहीं, ये कहना पूरी तरह गलत है। ये कहना पूरी तरह गलत है कि लॉकडाउन सख्ती से नहीं हुआ, इस कारण से कोरोना फैला। कई जो चौराहे हैं, जो मुख्य रोड हैं या जो मैदान हैं या दूसरी जगह हैं, वहाँ पर मैं पहले और स्पष्ट कर दूं, मैं किसी के बारे में कमेंट नहीं करूंगा, परंतु इंदौर में जिस गंभीरता के साथ में लॉकडाउन का पालन पुलिस ने कराया, शायद हिंदुस्तान में कहीं और देखने को कम ही जगहों पर मिलेगा। कई जगहों पर जहां हम देखते हैं कि लोग घर के बाहर आ जाते हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां एक एक कमरे के 10 बाई 10 के कमरे में 8-8, 10-10 लोग रहते हैं। मतलब कई बार तो उस कमरे में अगर एक साथ इतने सारे लोग हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगे, तो लोग बाहर आते हैं। बहुत सारी जगहों पे ऐसा है जहां लोग सार्वजनिक शौचालयों में शौच के लिए जाते हैं। एक साथ पानी भरने के लिए नगर निगम का टैंकर आता है तो पानी भरने के लिए एक साथ आते हैं। तो ऐसी जगहों को जो अपवादिक है और जो मजबूरी है, क्योंकि मजबूरी में उनको सार्वजनिक शौचालय पर जाना ही पड़ेगा, उनको टैंकर नगर निगम का आएगा तो वहाँ पानी भरने जाना ही पड़ेगा, या सार्वजनिक नल पर उसको पानी भरने जाना पड़ेगा। ऐसी मजबूरियों को छोड़ दें तो पुलिस ने बहुत सख्ती के साथ में लॉकडाउन लागू किया, और अगर जो कुछ सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, निसंदेह जितने भी स्टेक होल्डर हैं जो सब इसमें लगे, उन सबकी मेहनत तो है ही, बट पुलिस का भी बहुत बड़ा योगदान है। जब बीच में प्रवासी मजदूरों का आना जाना शुरू हुआ, तब पुलिस की तरफ से आपने कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं की कि उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था खंडवा नाके पे या दूसरी जगह पे हो सके? मैं इसमें मेरे साथी राजा शर्मा का जिक्र करना चाहूँगा, जो हॉटलाइन के एडिटर हैं। उन्होंने अपने हॉटलाइन ग्रुप पे एक पोस्ट डाली जिसमें बहुत सारे प्रवासी मजदूर पैदल निकल रहे हैं और उनको भोजन पानी की समस्या है। उस पोस्ट को देखने के साथ ही 5 मिनट के अंदर ये निर्णय लिया गया कि इंदौर जिले के जितने भी एंट्री एग्जिट थाने हैं या एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, वहाँ पर जो भी निकल रहा है, जो भी इंदौर में प्रवेश कर रहा है या इंदौर से बाहर जा रहा है, उसके लिए भोजन पानी की जो व्यवस्था की जाए।
वो पुलिस करेगी। और मुझे बड़ी खुशी है और बड़ी संतुष्टि है, मुझे ही नहीं मेरे सारे साथी अधिकारियों को बड़ी संतुष्टि है कि संभवतः देश में इंदौर पहला जिला था उस समय जब चारों तरफ मारामारी हाय हाय हो रही थी, तब इंदौर पहला जिला था संभवतः जिसके एंट्री एग्जिट पॉइंट पे लोगों को भोजन और पानी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं, थी। वो पुलिस ने कराई या पुलिस निसंदेह पुलिस ने कराई, मैं वो पुलिस निसंदेह पुलिस ने कराई। हम लोगों का ये पहल थी मानपुर पर, सिमरौल पर, बेटमा पर, बड़गोंदा में, छिप्रा में, सामेर में, खुलेल में, जितने भी थाना हैं जहां से कोई भी व्यक्ति आता है या जाता है, उस थाना क्षेत्र पर संबंधित थाने के स्टाफ द्वारा थाना प्रभारी के स्तर से हमने भोजन की व्यवस्था करवाई। शुरुआती व्यवस्थाएं पुलिस ने अपने स्तर से की, परंतु सैकड़ों नींव के पत्थर उसमें जुड़े हुए हैं। लोग आते जो गए और सामने कारवां गए, बन गया। जो सामने नहीं है। मैं उन बहुत सारे साथियों का जिनका मैं नाम नहीं जानता, जिनके नाम सामने भी नहीं है, अगर किसी के खेत में ककड़ी हो रही है तो उसने ककड़ी दी, किसी के यहाँ आलू हो रहे हैं तो आलू दिए, किसी के यहाँ बैगन हो रहे हैं तो उसने बैगन दिया, जिसके घर में बहुत सारा गेहूं हुआ उसने गेहूं दिया, जिसने आलू हो रहे हैं आलू दिया। कई जगह ये सारा रॉ मटेरियल हम लोगों को उपलब्ध हुआ और हमने एक एक दिन में हजार लोगों को खाना खिलाया। थोड़ी सी कई जगह दिक्कत आई कि ये सारी आटा मिल रहा है, आलू मिल रहा है, सब्जी मिल रही है, परंतु मसाले और तेल नहीं है। तो कई जगह हमने अपने स्तर से व्यवस्था करके वहाँ पर मसाले और तेलों की व्यवस्था की। बट सुबह से लेकर और रात तक 10 बजे तक हम लोगों की भोजनशाला पुलिस की चली और बड़े सम्मानजनक तरीके से कृपया भोजन करके जाएं, इस भावना के साथ जो निकला उसको हमने जो संभव हुआ। ये पुलिस का वो मानवीय चेहरा जिसके हम जिक्र करते हैं कि पुलिस का ह्यूमन फेस होना चाहिए, मानवीय चेहरा होना चाहिए, ये वो चेहरा जो मैं चूंकि समय की जो आवश्यकता थी और उसके बाद मैं पूरा इंदौर ही बाईपास पे उमड़ा। लेकिन शुरुआत जो है, मैं फिर से कह रहा हूँ, संभवतः इंदौर पूरे देश में पहला जिला था जहां उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर लोगों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था थी। आपको एक पर्यावरण प्रेमी अधिकारी माना जाता है, आप बहुत सारे पौधे लगाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ लाइन में पौधे लगवाते हैं, पुलिस थानों में पौधे लगवाते हैं, आपके खुद के जन्मदिन पर एनिवर्सरी पे आप पौधे लगाते हैं। ये पर्यावरण को पुलिस से जोड़ने के पीछे क्या आपका मकसद है? एक्चुअल में पुलिस मेरा व्यवसाय है, मेरी ड्यूटी है और पौधारोपण मेरी सामाजिक जिम्मेदारी है, मेरी अभिरुचि है। और आज के समय की सबसे महती आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी जो समस्याएं आ रही हैं और अगर हम अभी भी सतर्क नहीं हुए तो आने वाले समय में और विकराल रूप में सामने आएंगी। वो है पर्यावरण असंतुलन। जैसे हम देखते हैं कि पहले जब निकलते थे तो हर गांव के किनारे एक नदी बहती थी। मैं अपने बचपन की बात बताता हूँ, मेरे घर गांव के बगल से भी एक नदी बहती थी। बल्कि आप भी अगर देखेंगे तो लगभग हर गांव के मैं जिस आसपास गांव तलेन का हूँ वहाँ तो 2 नदियाँ हैं। बट धीरे धीरे वो सारी नदियाँ विलुप्त होती जा रही हैं और कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा कारण है कि वृक्षों की हानि। तो वृक्षों की हानि की वजह से हम पानी की समस्या देख रहे हैं, हम प्रदूषण की समस्या देख रहे हैं और उसके कारण बहुत सारी दूसरी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। हम किसी न किसी कार्य से, चाहे सर्दी में आग तापना हो या हमको अपने जो मित्र हैं, परिवारजन हैं, अगर उनके अंतिम संस्कार करना हो तो हम ऐसे कामों में रोज लकड़ी जलाए जा रहे हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी वजह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में रोज लकड़ी को नष्ट करता जा रहा है। परंतु हर व्यक्ति ऐसा कर रहा है, परंतु बहुत कम लोग हैं जो लकड़ी को वापस प्रकृति को दे रहे हैं, पौधे लगाकर, वृक्ष लगाकर। कैसे भी। मैंने बहुत पहले एक नारा दिया था, आपको उसको याद दिलाता हूँ। आपने अपनी जिंदगी में कितने वृक्ष जलाए हैं? आपने अपनी जिंदगी में कितने वृक्ष जलाए हैं और आपने अपनी जिंदगी में कितने वृक्ष लगाए हैं?
इसका सेल्फ असेसमेंट कीजिए। इसका अगर जलाने और लगाने का यही अंतर रहा तो आपके बेटे क्या जलाएंगे, आपके बेटे क्या जलाएंगे, और इसको आगे ले जाएं तो आपके बेटे कैसे जलाएंगे। ये बहुत एक देखिए विडंबना बताता हूं मैं। एक बार मैं किसी पे अलीराजपुर जैसा आदिवासी जिला, जहाँ मानते हैं कि जंगल होगा बहुत सारे, आप झाबुआ जिले में तो मैं SP रहे झाबुआ हैं। के बगल में था आदिवासी जिला अलीराजपुर। अलीराजपुर के हमारे मजदूर भाइयों की एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसमें 8 लोगों एक्सपायर हुए गुजरात में। जब उनके सब अंतिम संस्कार के लिए वहाँ लाए गए गांव में, तो ये स्थिति थी कि वहाँ अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी उपलब्ध नहीं थी। गांव में और अलीराजपुर जिसके बारे में मतलब पढ़ा था कि बड़ा गहन जंगल हुआ करता था, जिस तो अलीराजपुर में कभी कट्ठीवाड़ा में कभी, मतलब कट्ठीवाड़ा में अभी भी जंगल है, बट उस जगह में उन 8 सबों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी उपलब्ध नहीं थी। लकड़ी की व्यवस्था करना पड़ी। अब आप सोचिए अगर यही स्थिति रही, आज भी कई बार हम देखते हैं कि इंदौर के शमशान में भी या दूसरी जगह पे सब जगह व्यवस्था होती है, व्यवस्था करनी पड़ती है, व्यवस्था की जा रही है, बट नेचुरली लकड़ी की समस्या है। अगर उसके लिए स्पेशल एफर्ट ना किए जाएं तो हो सकता है हमको इंदौर के शमशान घाट पे भी लकड़ियों ना मिल पाए। जब आप रेलवे SP थे तब आपने बहुत सारी तकनीक का इस्तेमाल किया था, बहुत सारे आपने ऐप इस तरह से। मैं उसमें मेरा अपना तो केवल मैं एक वो था कि माध्यम था, दिमाग उसमें तत्कालीन स्पेशल DG श्री रेलवे श्री मैथिली शरण गुप्ता लगा रहे थे, और हैंड्स श्री राकेश जैन जो कि अपने इंदौर के एक बहुत अच्छा मतलब इंजीनियर हैं, टेक्नोक्रेट हैं, उनका अपना ब्रांड है इंथोक्रेट, उनका लग रहा था। दिमाग मैथिली शरण गुप्ता सर लगा रहे थे, काम जो है राकेश जैन भाई कर रहे थे, मैं केवल एक माध्यम था। उनके विचार को लेकर मैं राकेश को बताता तो राकेश भाई उसको फिर अमली जामा करते थे। इस तरह का कुछ पश्चिम क्षेत्र में पुलिस में कुछ तकनीक का, कुछ ऐप का, कुछ सब कैसे कुछ योजना है? बहुत सारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, बहुत सारे मेरे साथी अधिकारी हैं जो कंपेटिटिव इस चीज़ में विशेषज्ञ हैं, वो इस पर बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। मेरा अपना जो सोच है, मैंने एक गांधी जी का सूत्र वाक्य पढ़ा है और उसको अपनी पुलिसिंग का एक आधार बना दिया है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा हर अधिकारी और जवान उस सूत्र वाक्य को अपनी पुलिसिंग का आधार बना ले। और जिस दिन हर जवान और अधिकारी, सूत्र वाक्य क्या है? मैं वही बता रहा हूँ, जिस दिन हर अधिकारी और जवान उस सूत्र वाक्य को अपनी पुलिसिंग का आधार बना लेगा, अपना कार्यप्रणाली बना लेगा, उस दिन निस्संदेह पुलिस देवतुल्य हो जाएगी। सूत्र वाक्य किसी एक पीड़ित की मदद 1000 प्रार्थनाओं से बेहतर है। और हम कोशिश करते हैं कि हमारे कार्य और व्यवहार से अगर हम किसी एक पीड़ित को या किसी को मदद कर सकते हैं जिसको आवश्यकता है, तो मेरे ख्याल से ना केवल हमारा दिन सार्थक है बल्कि हमारा वर्दी पहनना भी सार्थक है। बहुत धन्यवाद जैन साहब डिजाइन न्यूज़ से बात करने के लिए। और जैसा कि एक लंबी चर्चा है पूरे देश में, पूरे विश्व में, खासतौर पर अमेरिका में जिस तरह से एक अश्वेत प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये बार बार कहा जा रहा है कि पुलिस का एक मानवीय चेहरा होना चाहिए, पुलिस को संवेदनशील होना चाहिए। और कई बार पुलिस के जो संवेदन शून्य व्यक्तित्व कृतित्व हमारे सामने आते हैं, उसके कारण समाज में वैसा ही विद्रोह पैदा होता है जैसा इन दिनों अमेरिका में हो रहा है। तो ये जो सूत्र वाक्य महेश चंद्र जैन बता रहे हैं, गांधी जी का सूत्र वाक्य कि किसी एक पीड़ित व्यक्ति की मदद कई प्रार्थनाओं से, हजारों प्रार्थनाओं से बेहतर होती है, अगर ये न केवल पुलिस बल्कि हम सब का अगर ये आदर्श वाक्य बन जाए तो ये दुनिया बदल जाएगी और वो नया सूरज निकलेगा। एक चीज अपनी तरफ से और ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने अमेरिका का जिक्र किया, बस केवल बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती हैं। मैं अपने समाज एक व्यक्ति की गलती को पूरे व्यवस्था की गलती नहीं मानना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि चाहे वो पुलिस का व्यक्ति हो, चाहे वो कोई दूसरा व्यक्ति हो, चाहे वो किसी शासकीय विभाग का हो, चाहे वो समाज का हो, एक व्यक्ति की गलती के लिए पूरी व्यवस्था को या पूरे समाज को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए।
जो कुछ अमेरिका में उस अधिकारी ने किया, निसंदेह वो गलत था और कानून उसके लिए अपना काम कर रहा है। परंतु उसकी प्रतिक्रिया, उस जैसी घटनाओं के बाद समाज जो प्रतिक्रिया करती है, वो भी नहीं होनी चाहिए थी। वो बहुत गलत है। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी नुकसान हम कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? राष्ट्रीय संपत्ति का और समाज का। राष्ट्रीय संपत्ति बाद में, वो हम सबकी राष्ट्रीय संपत्ति क्या वो है? राष्ट्रीय संपत्ति हम सबकी संपत्ति है। अल्टीमेटली हम अपनी सबकी संपत्ति का नुकसान रेलवे में तो लिखा रहता है रेलवे आपकी अपनी संपत्ति। हम अपनी सबकी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। यहाँ समाज को जिम्मेदारी की बहुत आवश्यकता है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि यदि एक आपसे हटके बोल रहा हूँ कि आजकल जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं वो घटना को घटना के रूप में लेना चाहिए। जरा सा कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई दूसरी बात हुई, दूसरा विवाद आया, तो उस विवाद छोटा होता है और उसके बाद एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर खड़ा हो जाता है। तो कोई भी घटना अगर होती है तो उसको घटना के रूप में लें। जब समाज उस पर प्रतिक्रिया देने लगता है तो उससे अल्टीमेटली ना केवल पुलिस परेशान होती है, अल्टीमेटली उससे जो नुकसान होता है वो समाज का होता है। और आज सबसे बड़ी आवश्यकता है और सबसे बड़ा जो पहले मैं सबसे जो खराब चीज मैं देख रहा हूं वो लोग ये है कि लोग धैर्य का परिचय नहीं देते, अपना संयम खो देते हैं और कई बार वो संयम गलत खो देते हैं। अगर वो संयम रखें, धैर्य का परिचय दें, तो निसंदेह समाज में बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो सामने नहीं आएंगी। तो पुलिस और बेहतर तरीके से समाज की सेवा कर सकती है। बहुत धन्यवाद। संयम रखिए, धैर्य रखिए और सबसे बड़ा संदेश ये है कि अभी कोरोना कहीं गया नहीं है, खत्म नहीं हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। देखते रहिए DGN न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। कोरोना संकट के दौरान बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में काम पर गए मजदूर भाई और बहन वापस मध्य प्रदेश लौटे हैं। वो हमारे अपने हैं। उनके लिए हर तरह की व्यवस्था करने का हम प्रयास कर रहे हैं। उनको हमने निःशुल्क राशन देने का फैसला किया है, संबल योजना से जोड़ा है और जो हमारे अकुशल श्रमिक हैं उनको श्रम सिद्धि योजना में रोजगार दिया जा रहा है। लगभग 23 लाख से ज्यादा मजदूर आज हमारे मनरेगा में काम कर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में बाहर के प्रदेशों से आने वाले हमारे प्रवासी मजदूर भाई बहन हैं। लेकिन उनमें से कई ऐसे हैं जो कुशल मजदूर हैं, कारखानों में या अन्य संस्थानों में काम करते थे और इसलिए हमने एक योजना बनाई है रोजगार सेतु। इस रोजगार सेतु योजना के अंतर्गत वो फैक्ट्रीज में जो काम